power power topic is going on, right? Okay. तो मैंने इसमें आपको एक प्रूफ करके दिखाया था, मैथमेटिकली वी प्रूव्ड इट दैट पावर कंज्यूम बाय जो रेजिस्टर है ना, रेजिस्टेंस पावर कंज्यूम कर रही थी। पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टर की बात करें तो इट इज सिंपली ERMS इंटू IRMS, या भले आप ई को आप ERMS को आप ये भी लिख सकते हो I इंटू R, ये मैंने ई की जगह पे लिखा है तो, और इधर स्क्वायर हो जाएगा फिर I स्क्वायर इंटू R। दिस इज पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टर, राइट? ठीक है। इसके बाद हमने मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया था आपको कि जो पावर कंज्यूम बाय इंडक्टर होता है, इंडक्टर को हम लोग L लिख सकते हैं, पावर कंज्यूम बाय L, और पावर कंज्यूम बाय जो कैपेसिटर होता है, ये दोनों मैंने प्रूफ किए थे कि जीरो होते हैं। इंडक्टर एंड द कैपेसिटर डू नॉट कंज्यूम एनी पावर। ये हुआ था क्या? देखो यहाँ तक लिखा है आपने नोटबुक में, एक बार चेक कर लो। यस राइट, सो टिल दिस वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, हो गया था। इसमें मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की थी कि इंडक्टर और कैपेसिटर क्यों पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। रीजन मतलब मैथमेटिकली तो आ गया, फॉर्मूला से आ गया होगा कि जीरो आ रहा है, क्योंकि वो फाई एंगल मैंने 90 पुट किया था, cos 90 बिकम 0 डिग्री, तो मैथमेटिकली आता है जीरो। फिजिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, लास्ट वीक हुआ था। तो इफ यू हैव फॉरगॉटन, मैं एक बार फिर से थोड़ा रीजन वापस बता देता हूँ कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर क्यों पावर कंज्यूम नहीं करते एक्चुअली, व्हाई दे डू नॉट कंज्यूम एनर्जी। ओके, पावर कंज्यूम नहीं करते मतलब एनर्जी कंज्यूम नहीं करते बेसिकली। क्यों नहीं करते वो एक बार वापस बोल देता हूँ, लिसन केयरफुली, और जो बोल रहा हूँ वो इमेजिन करना। ठीक है, इमेजिन करो आपके पास एक इंडक्टर है, इंडक्टर मतलब सोलोनॉइड जैसा दिखता है वो, एकदम लाइक अ सोलोनॉइड। ठीक है, उसमें से हमने करंट पास किया, तो करंट पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट जब चेंज करोगे, हमने अल्टरनेटिंग करंट पास किया सपोज, करंट चेंजिंग है, तो इंडक्टर जो है वो चेंज इन करंट को अपोज करता है बाय द लेंजेस लॉ, वो लेंस लॉ की वजह से। तो इंडक्टर अपोजेस द चेंज ऑफ करंट। ठीक है, तो करंट को अपोजिशन मिल रहा है, तो इस ऑपोजिशन को ओवरकम करके करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट में द बैटरी डू द वर्क। ओके, सो इंडक्टर गिव्स ऑपोजिशन, दैट्स व्हाई बैटरी नीड्स टू डू वर्क इन flowing the current through the inductor. तो जो वर्क डन बाय बैटरी है, द एनर्जी दैट इज सप्लाइड बाय द बैटरी, वो एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो जाती है। ओके, ऐसा हम लोग मानते हैं, इट्स स्टोर्ड इन द इंडक्टर। फिर क्या होता है, जब करंट डिक्रीज होना चालू करता है, करंट इज अल्टरनेटिंग, तो जब वो डिक्रीज करना चालू करता है तो इंडक्टर उसको डिक्रीज भी नहीं होने देता है, इट अपोजेस द डिक्रीज आल्सो। तो उस टाइम पे इंडक्टर वापस एनर्जी सप्लाई कर देता है सोर्स को, एसी सोर्स को। तो स्टार्टिंग में इंडक्टर अपोज करता है, यू नीड टू प्रोवाइड एनर्जी, वो इंडक्टर में स्टोर हो जाती है, ऐसे हम लोग मानते हैं। फिर जब करंट डिक्रीज होता है उस टाइम पे इंडक्टर उसको डिक्रीज भी नहीं होने देता है, इंडक्टर उसको अपोज करता है डिक्रीज को बाय सेंडिंग सम एक्स्ट्रा करंट फ्रॉम इट्स साइड। वो अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा करंट भेजता है जिसको आप इंड्यूस करंट बोलते हो। ठीक है, तो इंडक्टर लेता है एनर्जी, वापस भी दे देता है। अब लेके देगा मतलब टोटल तो जीरो लिया ना उसने, इसलिए इसका पावर कंज्यूम बाय इंडक्टर इज जीरो। कैपेसिटर में भी वैसा ही कुछ केस है। कैपेसिटर में जब चार्जिंग होती है, व्हेन इट इज अ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर गोइंग ऑन, उस टाइम पे वो करंट लेता है, यू कैन से चार्जेस भी लेता है, एनर्जी भी अपने अंदर स्टोर करता है, इट टेक्स एनर्जी। लेकिन जब डिस्चार्जिंग होती है कैपेसिटर की, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इट गिव्स द एनर्जी बैक, वापस दे देता है। ठीक है, तो एसी करंट जब कनेक्ट होता है, अल्टरनेटिंग करंट, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली दे बोथ अकर्ड। चार्जिंग हो रहा है, फिर डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग। तो इंडक्टर कैपेसिटर भी क्या करता है, एनर्जी लेता है, फिर दे देता है, फिर लेता है, फिर दे देता है। ओवरऑल द एनर्जी टेकन बाय द कैपेसिटर आल्सो कम्स टू बी जीरो। ठीक है, ये चीजें याद रखना। तो इसलिए इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ना, दोनों को कंबाइन करके आई कैन कॉल देम एज वॉटलेस। ठीक, इन दोनों को वॉटलेस कहा जाता है, पावर कंज्यूम नहीं कर रहे ना, सो इट इज वॉटलेस। ठीक है, हाँ। और एक लास्ट चीज याद रखो। ठीक है, ये तो अभी मैंने बताया पावर कंज्यूम बाय L अलोन, पावर कंज्यूम बाय C अलोन, पावर कंज्यूम बाय R अलोन। एक बात, अगर ये सर्किट है LCR, तीनों साथ में कनेक्टेड है, ऑल थ्री टुगेदर, इन दिस सर्किट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द वन साइकिल विल बी ERMS into IRMS into cos of 5 एंगल। याद रखो, बनाई थी फॉर्मूला ये। इसमें एनीबॉडी रिमेंबर्स cos 5 को क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज पावर फैक्टर। ठीक है,
थोड़ा बहुत पढ़ के आया करो बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर, कुछ तो थोड़ा देख के आया करो, कुछ याद नहीं है क्या? ठीक है, तो cos फाइव को बोलते हैं पावर फैक्टर। तो ये सब पावर में जो मैंने फॉर्मूला स्क्रीन पे लिखी है ना, इतनी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए फॉर्मूलाज जो स्क्रीन पे है। ठीक है, इसमें देखो कुछ जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बोलो, एक बार देख लो कि क्या सर ने लिखा है। देखने के बाद लगे कि हाँ ये तो मेरे को समझ में आ रहा है, ये चीज तो मालूम है, तो ठीक है, अदरवाइज टेल मी, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट इन डिटेल। ओके, वेरी क्लियर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आई एम श्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स देन। सो ये चैप्टर अभी आहिस्ता आहिस्ता करके अपने एंडिंग पे जा रहा है। इन दिस चैप्टर वन लास्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे हो रहा हुआ है, उस टॉपिक को बोलते हैं रेजोनेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है एसी सर्किट में ये टॉपिक, रेजोनेंस। ठीक है, इसको आप सीरीज रेजोनेंस भी बोल सकते हो, सीरीज रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये उसमें होता है सीरीज एलसीआर सर्किट में होता है, व्हेन एलसीआर इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर दे ऑल आर कनेक्टेड इन द सीरीज, उसमें ये होता है। ओके, सो इसको बोलते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, अब सीरीज रेजोनेंस क्या है आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक सर्किट बना लेते हैं, सी अब ठीक है, एक रेजिस्टर है, कैपेसिटर, ये हो गया इंडक्टर। ठीक है, तीनों कनेक्ट कर दिए और नीचे हमने लगा दिया एक एसी सोर्स, दिस इज सिंबल ऑफ एसी सोर्स। ठीक है, इस एसी सोर्स को मैं ऐसे भी लिखता हूँ ई, इसका जो ईएमएफ है, द ईएमएफ ऑफ द सोर्स, ईएमएफ एट एनी टाइम इज गिवन बाय ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो ये आपका सीरीज एलसीआर सर्किट है ना, तो एक बात बताओ, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है लाइक दिस, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। हम्म, तो एक बात, करंट फ्लो हो रहा है, तो ये सर्किट कुछ रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सर्किट, उसको आपको याद है जेड लिखा जाता है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की फॉर्मूला याद है किसी को? रूट ऑफ क्या था? नहीं याद है तो अपने नोटबुक में देख के बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। जेड मतलब इम्पीडेंस, इट्स अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन दिस सर्किट। इम्पीडेंस की फॉर्मूला क्या होती है बताओ? ठीक है, मैं आपको रेजोनेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा पहले वाली चीजें मालूम होनी चाहिए, तभी आप नेक्स्ट टॉपिक करना चाहिए ना। ठीक है, तो रेजोनेंस से पहले इम्पीडेंस तो मालूम होना चाहिए। ओपन योर नोटबुक एंड चेक एंड बताओ जेड की फॉर्मूला क्या होती है इम्पीडेंस की इन द एलसीआर सर्किट, एनीवन? दिवेश शेंडगे, माइक ऑन कर। दिवेश शेंडगे, दिवेश शेंडगे, माइक ऑन करो। ठीक है, देखो एक भाग गया। जैसे ही चालू, मैं और पूछूंगा, वैसे सबसे पूछने वाला हूं मैं। ठीक है, let's see. हाँ, पीयूष सिंह, पीयूष सिंह, माइक ऑन करो। पीयूष सिंह, ठीक है। आदित्य पुजारी, आदित्य पुजारी, एक मिनट माइक ऑन करो। ठीक है, स्वयं सिंह, स्वयं सिंह, स्वयं सिंह, माइक ऑन करो। स्वयं सिंह, स्वयं सिंह। ठीक है, देखो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, चले दो। अब एक काम करो, जिसको आता है बताओ, अपनी नोटबुक ओपन करके पहले देख के बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस, जेड की फॉर्मूला क्या होती है?
कहीं तो लिखा होगा ना, एलसीआर सर्किट में लिखा होगा, बताओ एनीबॉडी। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल एक्स माइनस एल सी द होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ये इम्पिडेंस है ना सर्किट का। देख लो एक बार, इट्स इम्पिडेंस मतलब इट इज अ ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सर्किट, इट्स अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सर्किट। ठीक है, 17 हो गए। नहीं मतलब नहीं पढ़ा के फिर तो। ठीक है, एक मिनट। तेजस गोसावी, माइक ऑन करो। तेजस गोसावी, तेजस गोसावी, माइक ऑन करो। स्वयं सिंह, तेजस गोसावी, ठीक है। यश संधन, यश संधन, यस सर। ठीक है। ये फॉर्मूला जो लिखा है इम्पिडेंस का, मालूम है आपको? देखा है ये फॉर्मूला, लग रहा है? यस। हम्म। हाँ, इसमें ये एक्सेल क्या होता है मालूम है? एक्सेल क्या है अल्टीमेटली, कुछ मालूम है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके ओके। यस। और एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर सुना है? हाँ, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो, हाँ कैपेसिटर का सर। रिएक्टर। हाँ, कैप्टिव रिएक्टर नहीं, कैपेसिटिव। ठीक है, सुना अभी, बाकी लोग देखो ध्यान से अभी। आई स्टार्ट नाउ फर्दर, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सी, एक्सेल जैसे हमने बताया इट्स अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये जो एक्सी है इट्स अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये एक्सेल एक्सी आप लोगों को मालूम रहेगा। देखो, एक्सेल और एक्सी जो होता है, एक्सेल की फॉर्मूला होती है ओमेगा टाइम्स एल। ठीक है, ओमेगा को तुम 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, इंटू एल, ये सब मालूम है ना? देखो, सो इसी पे हम लोग आ रहे हैं। लेट्स कम टू एक्सेल एंड एक्सी। सी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स एल जो होता है ना, इट इज ओमेगा टाइम्स एल। ठीक है, ओमेगा को यू कैन राइट डाउन एज ए 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, ये लिख दिया। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है आपको एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ना। ठीक है, एक्सेल जो है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी साइकिल बढ़ेगी, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी साइकिल यू कैन से। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है, ठीक है, ये जो आपको ओमेगा दिख रहा है ना, वो सेम ओमेगा ओके एवरीवेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो, ये वाला ओमेगा जो है ना, इसमें जो ओमेगा है, ठीक है, ये ओमेगा और वो ओमेगा सेम ही है। इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ योर अल्टरनेटिंग साइकिल्स। तो एक्सेल में बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक्सी पे आ जाओ। एक्सी इज गिवन बाय 1/ओमेगा सी, यू कैन चेक। इसमें ओमेगा को अगेन आई कैन राइट डाउन एज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी। तो इसमें देखोगे तो एक्सी जो है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक्सी है ना, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाँ देखो अभी एक एक करके, दो दो करके वापस आ रहे हैं। ठीक है, भाग गए थे ना, जो भाग के वापस आए हैं देखो। ठीक है, कौन है? आदित्य पुजारी वापस आ गया है। नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं आज आपको। आदित्य माइक ऑन करो, नहीं तो प्लीज बाहर जाओ फिर। आदित्य पुजारी, स्विच ऑन योर माइक। आदित्य पुजारी। नहीं तो मैं आपका नाम कंप्लेंट दे दूंगा सर को। इधर गो ऑफ और स्विच ऑन द माइक, या निकल जाओ या तो माइक ऑन करो। देखो निकल गया। ठीक है, घर में कचरा अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता ना, तो क्लास में भी कचरा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं लेकिन आता कुछ भी नहीं है, मैं तो लिटरली वो कचरा ही है, मतलब क्लास में कचरा नहीं रहना चाहिए, दैट इज गुड ना। हाँ, तो एक्सेल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और ये एक्सी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दोनों आपके सामने देखो। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो एक्सेल एक्सी है दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं ना? ठीक है, दे आर डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी। देखो अभी होता क्या है, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, सपोज हमने जो ये एसी साइकिल्स है ना, ऑल्टरनेटिंग साइकिल्स जो है, एसी सोर्स जो है उसका फ्रीक्वेंसी काफी कम रखा है। ठीक है, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, अब ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी लो रहेगी ना तो एक्सेल भी काफी लो रहेगा, क्योंकि एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ना। अगर तुम फ्रीक्वेंसी नियरली जीरो रखोगे तो एक्सेल भी नियरली जीरो आएगा, है ना? और एक बात है, एट लो फ्रीक्वेंसी व्हाट विल हैपन टू एक्सी? एक्सी क्या रहेगा? हमको फ्रीक्वेंसी काफी लो है तो से एनीबॉडी, एक्सी को क्या सी होगा? बड़ा होगा। एक्सी विल बी वेरी हाई ना, क्योंकि दे आर इनवर्स प्रोपोर्शन ना।
तो अगर फ्रीक्वेंसी कम रहेगी एक्सी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो देखो एट लो फ्रीक्वेंसीज एक्सएल लो रहता है, एक्सी हाई रहता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्लोली स्लोली हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ओके, स्लोली स्लोली हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है, एट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो उस पर क्या होगा मैं बता दूं। देखो हम लोग फ्रीक्वेंसी को सोचो ऐसा ऐसा इंक्रीज कर रहे हैं। इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, प्लीज टेल मी एक्सेल को क्या होगा। एज यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एक्सेल बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। देखो वो ऑलरेडी लो था, अभी वो बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और एज यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी व्हाट हैपेंस टू एक्सी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सी लो हो जाएगा। ठीक है। तो जो पहले लो था वो बढ़ना स्टार्ट करेगा और जो हाई था वो नीचे आना चालू करेगा। तो पता है क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्सेल एंड एक्सी बिकम इक्वल, एक्सेल और एक्सी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो जब एक्सेल और एक्सी इक्वल हो जाते हैं ना, तो दिस स्पेशल सिचुएशन व्हेन एक्सेल एंड एक्सी बिकम इक्वल, उस सिचुएशन को बोलते हैं रेजोनेंस। तब मैं बोलूंगा कि सर्किट रेजोनेंस में है, द सर्किट इज अंडर रेजोनेंस, और वी कैन से रेजोनेंस हैव टेकन प्लेस इन द सर्किट जब एक्सेल एक्सी क्या हो जाते हैं, इक्वल। और वो कब होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है। स्टूडेंट लिखने की भले कोई जरूरत नहीं है, लिख रहे हो तो भी ठीक है, लिखने से ज्यादा ना अपने माइंड में डालो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक लो फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देखो, लो फ्रीक्वेंसी पे एक्सेल वाज लो, एक्सी वाज हाई, तो दोनों इक्वल नहीं थे लो फ्रीक्वेंसीज पे। एक पर्टिकुलर मीडियम फ्रीक्वेंसी पे, एक पर्टिकुलर हाई फ्रीक्वेंसी पे दोनों इक्वल हो ही जाते हैं, एक्सेल एंड एक्सी, उसको बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। व्हेन एक्सेल एंड एक्सी बिकम इक्वल। अब देखो एक्सेल एक्सी इक्वल हो जाते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, मतलब हाउ मच इज दैट फ्रीक्वेंसी, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब मैं वो फाइंड करके दिखाता हूँ, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी एट विच एक्सेल एंड एक्सी बिकम इक्वल, तो देखो ये देखो, व्हेन एक्सेल बिकम इक्वल टू एक्सी, ओके, तो okay, उसको उसी को रेजोनेंस बोलते हैं, इट इज सेट टू बी रेजोनेंस, ठीक है। तो प्लीज ये दिमाग में रखो अपनी चीज, रेजोनेंस किसको बोलते हैं, जब एक्सेल एक्सी इक्वल हो जाते हैं। अब देखो टेक एक्सेल इक्वल टू एक्सी, सपोज ये दोनों इक्वल हैं, उस टाइम पे हम लोग एक्सेल को लिखेंगे ओमेगा टाइम्स एल और एक्सी को लिखेंगे 1/ओमेगा इनटू सी, ठीक है। दोनों इक्वल है, तो इसको आप थोड़ा सॉल्व करो, आपको आएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC ना, तो ओमेगा विल बी 1/√ऑफ LC। देखो समझ में आ रहा है। तो ये ओमेगा है, इट इज दैट ओमेगा, ये वो ओमेगा है जिस ओमेगा पे रेजोनेंस ऑकर होगा, ठीक है। देखो ओमेगा को भी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ओमेगा इज नोन एज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ओमेगा को भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो इट इज दैट ओमेगा जिस ओमेगा पे रेजोनेंस ऑकर होता है, ओके। और इट्स यू कैन से इट्स अ रेजोनेंट ओमेगा ना, मतलब इस ओमेगा पे रेजोनेंस ऑकर होता है, तो इट इज कॉल्ड एज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब ये वो ओमेगा है भाई जिस ओमेगा पे अगर बॉडी घुमाएंगे, एसी साइकिल्स इस ओमेगा पे आएंगी, तो आपका रेजोनेंस ऑकर होगा, इट्स ओमेगा, इट्स कॉल्ड रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा को आप ये लिखो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी 1/√LC। अब प्लीज 2π को शिफ्ट कर दो, आपको f का एक फॉर्मूला मिल गया ना, f विल बी 1/2π √LC। चेक, दिख रहा है, ठीक है। ये पता है क्या है, इट इज दैट फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे एक्सेल और एक्सी इक्वल हो जाएंगे, इस फ्रीक्वेंसी पे एक्सेल और एक्सी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। when the frequency of your AC cycles will be equal to this frequency which is on the screen, then XL and XC automatically will become equal to each other, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किस चीजों पे डिपेंड कर रही है, व्हाट विल यू से, फ्रीक्वेंसी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, बोलो। इट एल और डिपेंड्स, सी पे। हाँ। एक बात बता, अगर मैं दो अलग अलग एलसीआर सर्किट ले लूं, एक एलसीआर सर्किट दूसरा एलसीआर सर्किट, दोनों सर्किट्स में इंडक्टर अलग अलग लगा हुआ है, कैपेसिटर अलग अलग लगा हुआ है, रेजिस्टर अलग अलग लगा हुआ है, एल और सी अलग अलग है दोनों का, तो दोनों सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपनी अपनी होगी ना, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एल और सी पे डिपेंड करता है, गॉट इट माय पॉइंट। यस। ठीक है, कुछ और स्टूडेंट आए हैं वापस जो भाग गए थे, मैं उनको भी पूछना पड़ेगा, एक मिनट जैसे आज। हाँ देवेश शेंडगे, माइक ऑन कर। देवेश शेंडगे, देखो देखो आप देख लो।
स्वयं सिंह माइक ऑन करो। स्वयं सिंह, ठीक है। स्वयं सिंह माइक ऑन किया आपने? स्वयं सिंह, आर यू देयर? गधे की तरह माइक ऑन करके चला जाता है, ठीक है। कहाँ है ये गधा? हाँ ठीक है, स्वयं सिंह आपका नाम आ रहा है अभी सर को, हाँ? बात कर लेना सर से। मैडम इसका नाम नोट कर लीजिए, ये प्रेजेंट है तभी भी कुछ बोल नहीं रहा है और खाली माइक ऑन करके बैठ जाता है, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। हाँ देखो, फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई रूट LC। इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नसी, at this frequency resonance will occur, मतलब XL and XC will become equal to each other। अब रेजोनेंस में होता है क्या, ध्यान से देखो। इफ यू रिमेंबर, इंपीडेंस जो होता है सर्किट का, इंपीडेंस इज गिवन बाय √R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने बनाई थी, मतलब आपने बताई आज। तो बताओ ड्यूरिंग रेजोनेंस तो XL और XC तो इक्वल हो जाता है ना, दे बिकम इक्वल। तो ये टर्म कितना हो जाएगा फिर? 0। Yes. ड्यूरिंग रेजोनेंस दिस XL माइनस XC टर्म जो है वो 0 हो जाता है। तो आपका बचेगा खाली ऐसे, देखो R² प्लस 0 इक्वल इम्पीडेंस। तो ये तो आप समझ सकते हो, R² एंड देन रूट है ऊपर ना, Z इक्वल्स टू R, ठीक है। एक बात बताओ, आप ध्यान से देखो पूरा ये जो मैंने लिखा है अभी, आपको लग रहा है क्या ये जो Z है वो मिनिमम हो गया है इस बार ना? Z हैज बिकम मिनिमम। देखो देखो, XL XC ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बाकी बचा कौन? R बचा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। I told you that XL and XC both depends on frequency of AC cycles, but resistance do not depend on frequency. Resistance अगर वायर का है तो वो रहेगा, वो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, एंड आई कैन से दैट दिस इज अ मिनिमम वैल्यू दैट इम्पीडेंस कैन टेक। ये Z की मिनिमम वैल्यू है, इट्स अ मिनिमम वैल्यू दैट Z कैन एवर टेक। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेजोनेंस के टाइम पे इम्पीडेंस जो है Z इज अ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मिनिमम हो गया ना, ठीक है। इम्पीडेंस क्या होता है? एक टाइप की रेजिस्टेंस ही है क्या सर्किट की? इम्पीडेंस मतलब बेसिकली क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट ना। तो क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग रेजोनेंस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया है? सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो गई है? Minimum. मिनिमम। तो एक बात बताओ, आप सब जो आपके पास एक LCR सर्किट है, उसमें आपने नीचे AC सोर्स लगा के रखा है, आपने सोर्स को कम नहीं किया है, AC सोर्स वैसा ही है, ठीक है। लेकिन अभी सर्किट की जो रेजिस्टेंस है, सर्किट की जो ऑपोजिशन है वो मिनिमम हो गई है। तो विदाउट चेंजिंग अ सोर्स, AC सोर्स वैसे ही लगा हुआ है, बैटरी वैसी लगी हुई है, बिना बैटरी को चेंज किए अगर सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो गया है, तो व्हाट हैपेंस टू करंट? एनी आइडिया? करंट क्या हो जाएगा सर्किट में? करंट विल बिकम मैक्सिमम, ठीक है। हेंस द करंट जो है ना सर्किट का वो मैक्सिमम हो जाएगा। देखो, करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, E/RMS अपॉन Z करोगे ना तो आपको I/RMS मिलेगा, ठीक है। यही होता है। तो देखो अभी E/RMS तुम वैसा का वैसा रखा है, हमने बैटरी को चेंज नहीं किया है। Z देखो मिनिमम हो गया है, तो करंट को क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ना। तो ड्यूरिंग रेजोनेंस इम्पीडेंस बिकम मिनिमम, ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो करंट बिकम मैक्सिमम, मतलब करंट बढ़ जाता है सर्किट में। तो करंट बढ़ेगा, करंट अल्टरनेटिंग ही है, इट्स अल्टरनेटिंग करंट, बट वो बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, उसकी RMS वैल्यू भी बढ़ जाती है, पीक वैल्यू भी बढ़ जाती है, मतलब ओवरऑल करंट ग्रोस इन द सर्किट, ठीक है। तो ये सब चीजें देखो रेजोनेंस पे हो रही है, प्लीज नोट इट प्रॉपरली, अच्छे से नोट कर लो यहाँ तक जितना लिखा है मैंने। तो ड्यूरिंग रेजोनेंस Z बिकम मिनिमम, करंट बिकम मैक्सिमम, ठीक है। Yeah, done with it? Yes. आगे बढ़ो, तो वी आर डिस्कसिंग रेजोनेंस। सो व्हेन XL एंड XC आर इक्वल, आप उसको रेजोनेंस बोलते हो, ठीक है। एक बात बताओ, रेजोनेंस वगैरह जो है, रेजोनेंस एक स्पेशल केस को बोलते हैं, लेकिन आपका जो सर्किट है वो तो LCR ही है ना, सीरीज LCR।
तो सपोज आपका सर्किट तो वही है सीरीज एलसीआर। सीरीज एलसीआर में करंट तो तीनों में से सेम पास होगा ना, एल सी और आर में से, क्योंकि सीरीज में है तीनों। तो इवन जब रेजोनेंस है दैट इज ओके, बट ड्यूरिंग रेजोनेंस आल्सो तीनों में से इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर तीनों में से करंट सेम ही पास होगा ना, क्योंकि वो सीरीज में है तीनों। तो करंट से अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, सी बोथ साइड्स इफ आई मल्टीप्लाई विद करंट, सी ठीक है, ठीक है। ड्यूरिंग रेजोनेंस एक्सएल और एक्ससी इक्वल होते हैं, मैंने दोनों साइड क्या किया, करंट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। करंट, इट इज अ करंट ड्यूरिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो थोड़ा कोई सोच के आंसर दे सकता है ये क्या होगा, आई इंटू एक्सएल क्या होगा, एनी आइडिया? सोच के बताओ, आई टाइम्स एक्सएल। नहीं मालूम है तो एक काम करो, नोटबुक रेफर करो, सीरीज एलसीआर में जाओ, गो इन द सीरीज एलसीआर, अब कहीं ना कहीं मिल जाएगा आई इंटू एक्सएल क्या होता है, देखो जाके। VL हाँ, इट्स लाइक आई इंटू रेजिस्टेंस, ये ना एक टाइप से। एक्सएल क्या है, एक्सएल इज अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस, तो आई इंटू आर तो वोल्टेज ही होता है ना बाय ओम्स लॉ। तो वैसे ही ये आर की जगह इस बार सिर्फ एक्सएल है, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है। So देखो, I into XL को will write it as a VL, voltage across inductor, and I into XC क्या होगा फिर, it's a voltage across capacitor, ठीक है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये रेजोनेंस पे अपने आप होता है। ड्यूरिंग रेजोनेंस कैन आई से, ड्यूरिंग रेजोनेंस the voltage drop across inductor is equal to the voltage drop across capacitor ना, ठीक है। तो एक बात बता, ये रेजोनेंस के टाइम पे हो रहा है, ठीक है। तो एक ये देखो, look at this now, एक बात बताओ, सपोज आप कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, उस एमसीक्यू में उन्होंने ऐसे दिया है कि अक्रॉस दिस वोल्टेज इज 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट है, एग्जांपल ये 20 वोल्ट दिया है, ऐसा कुछ एग्जांपल, ठीक है। देख के बताओ, विल यू से ये रेजोनेंस है क्या? ये डायग्राम देख के क्या लगेगा, रेजोनेंस है कि रेजोनेंस नहीं है? है। अभी अभी मैंने बताया ना दैट ड्यूरिंग रेजोनेंस VL इक्वल टू Yes. VC, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल होता है। तो देखो कभी कभी क्या होगा, आपको ऐसे सर्किट डायग्राम गिवन होगा एमसीक्यू में, नीट या जेई के एमसीक्यू बता रहा हूँ, सीईटी के एमसीक्यूज में ऐसे डायग्राम गिवन होगा जैसे स्क्रीन पे, ऊपर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर गिवन होगा, बाकी वो कुछ भी नहीं लिखेंगे, आपको देख के खुद समझना पड़ेगा अरे ये तो रेजोनेंस है। जब भी VL इक्वल टू VC हो गया या XL इक्वल टू XC हो गया, वो रेजोनेंस की कंडीशन होती है, इट्स अ केस ऑफ रेजोनेंस। So when VL and VC are equal, it is said to be a resonance. Okay. आगे बढ़ता हूं मैं। अब आप बोलेंगे VL इक्वल VC हो गया तो उससे फिर क्या होगा, देखो ठीक है। एक बात और, लास्ट टाइम हमने एक फॉर्मूला बनाई थी, देखो अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC द होल स्क्वायर, ये देखो पहले, ठीक है। ये क्या मालूम है, इट्स अ फॉर्मूला फॉर टोटल वोल्टेज ड्रॉप, मतलब LCR जो तीनों है ना, तीनों के ऊपर जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम लोग E लिख देंगे, टोटल वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, जो टोटल वोल्टेज है विल बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज E। ये फॉर्मूला भी होती है। देखो अभी ड्यूरिंग रेजोनेंस क्या होता है, VL एंड VC आर इक्वल ड्यूरिंग रेजोनेंस, ये टर्म कितना हो जाएगा, देखो फिर ये टर्म 0 हो जाएगा, 0. तो खाली वापस रूट ऑफ VR स्क्वायर हो गया, VR इक्वल, ठीक है। अब आपको क्लियर नहीं होगा ये क्या है एक्चुअली, मतलब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है बेटा कि जब रेजोनेंस आता है ना, उस टाइम पे जितना भी आपका अप्लाइड वोल्टेज है, वट एवर इज योर अप्लाइड वोल्टेज, वो पूरा का पूरा वोल्टेज रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप होता है। ये क्या दिख रहा है, लास्ट इक्वेशन क्या बता रही है, इधर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज E ना, ठीक है। तो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है वो किसके अक्रॉस गिरता है, वोल्टेज किसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। वापस अगर मैं वो सर्किट डायग्राम पे समझा दूं, सीधे सर्किट डायग्राम अगर मैं इसमें समझाऊं तो थोड़ा ध्यान से देखना, हाँ ठीक है, ठीक है। जिनको अभी समझ में आ रही है ये चीजें प्लीज मुझे आगे बात बताओ, ठीक है। ये जो डायग्राम है रेजोनेंस का है ना, एनीबॉडी प्लीज टेल मी, जिस मोमेंट पे ये मैंने लिखा है उस मोमेंट पे अप्लाइड वोल्टेज कितना होगा एट दैट मोमेंट, हाउ मच मस्ट बी द अप्लाइड मोमेंट, अप्लाइड 20. वोल्टेज, 20. करेक्ट। एक्चुअली अप्लाइड 20 होगा, इसलिए रेजिस्टेंस के ऊपर 20 ड्रॉप हो रहा है, the entire voltage which is applied it will drop on the resistance,
ठीक है, ड्यूरिंग रेजोनेंस ये होता है कि एल और सी का जो टोटल इफेक्ट है ना वो जीरो हो जाता है, एल और सी मिलके जीरो हो जाते हैं, दे कैंसिल ईच अदर अल्टीमेटली। ठीक है, मैथमेटिकली तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, मैथमेटिकली आपको आ गया वी आर इक्वल टू ई आ गया, लेकिन एक लॉजिक ये होता है कि ये मतलब ये 10-10 आपस में कैंसिल कैसे हो गए ना, मतलब एक्चुअली ये 10-10 कैसे कैंसिल होगा, व्हाई नॉट वी से दैट इट इज अ 40 टोटल वोल्टेज। देखो एक्चुअली क्या होता है ड्यूरिंग रेजोनेंस, ये 10 वोल्ट और 10 वोल्ट तो ठीक है, ये प्लस ये माइनस सब ऐसा है, इट्स अ वोल्टेज इन इंडक्टर, कैपेसिटर में माइनस प्लस होगा। देखो सो जैसे आप इंडक्टर को ट्रैवल करोगे, सपोज यू आर ट्रैवलिंग थ्रू इंडक्टर, आप इंडक्टर को ट्रैवल कर रहे हो, यू आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इंडक्टर टू नेगेटिव टर्मिनल ना, तो वोल्टेज ऐसे गिरेगा नीचे बाय 10 वोल्ट। फिर आप कैपेसिटर को जब क्रॉस करोगे, कैपेसिटर में यू आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, द पोटेंशियल इंक्रीजेस ऐसे, तो 10 डिक्रीज हो गया वापस 10 इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल कितना डिक्रीज हुआ, जीरो ना, इसलिए दोनों जिसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मतलब अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज ड्रॉप होता है, फिर अक्रॉस कैपेसिटर वो राइज होता है, ओवरऑल इट ड्रॉप्स बाय जीरो। ठीक है, ठीक है, क्लियर। These are the things which happens during resonance. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, रेजोनेंस में भी और भी चीजें हैं बताने को। ठीक, तो till now we have completed up to this, that during resonance XL XC are equal, E become equal to VR। ठीक है, देखो एक सेकेंड स्टूडेंट, वापस कुछ स्टूडेंट को निकालना पड़ेगा। ये अश्वती नायर, माइक ऑन कीजिए। अश्वती नायर, अच्छा माइक है ही नहीं इसके पास, ठीक है। साइंस एडिट 429D स्वयं सिंह, स्वयं सिंह तो वापस आ गया। ठीक है, अनिरुद्ध सुरेश माइक ऑन करो, अनिरुद्ध सुरेश, अनिरुद्ध सुरेश चला गया देखो, दिख रहा है। मैंने क्या बोला था, जो बच्चे ध्यान नहीं देते मैंने उनको कचरा बोला था ना, एक्चुअली क्यों कचरा होता है, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है वो, देखो कचरे को बाहर निकालने वापस बार बार आ रहे हैं अंदर। ठीक है, अभी क्या करें। ठीक है, ठीक है, वापस 4 कम हो गए। आगे बढ़े स्टूडेंट। ठीक है, E इक्वल टू VR तक समझा। यस तो हाँ, ड्यूरिंग रेजोनेंस E इक्वल टू VR होता है। अब इसमें एक और चीज आगे बतानी है, देखो अगर आपको फेजर डायग्राम याद है, यू माइट बी रिमेंबरिंग द फेजर डायग्राम ऑफ LCR, बनाया था अच्छे से, मैं यहाँ पे क्विकली बना देता हूँ। ये देखो, दिस करंट, बिकॉज करंट इज सेम इन ऑल द एलिमेंट्स, ये था वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो लीड करता है बाय 90 डिग्री, इसमें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो लैग करता है, और ये था वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, इट इज इन सेम फेज, ऐसा कुछ फेजर डायग्राम था। अब इसमें भी देखो आपको दिख रहा है ना, VL और VC एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो VL और VC का जो नेट निकालेंगे, नेट वेक्टर, वो ये होगा VL माइनस VC, ऐसा था कुछ याद है, और ये फाई एंगल थी, राइट। ठीक है, ठीक है, एक बात बताओ, ड्यूरिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस के टाइम पे तो मैंने आपको बताया VL इज इक्वल टू VC, VL और VC इक्वल होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये VL माइनस VC, जीरो जीरो। सोचो ये वेक्टर जीरो हो गया, तो बाकी खाली कौन सा वेक्टर बचा आपका, VR ही बचा ना, तो VR और E इक्वल हो जाएंगे, तो दिस VR एंड E विल बी सेम ना, VR बोलो या टोटल E बोलो, एक ही होगा। एक बात बताओ, ये डायग्राम में देखो, अगर VR और E सेम हो गए, ठीक है, जो VR है वही E है, जो VR है वही E है, हाँ दोनों इक्वल है, दे आर एग्जैक्ट सेम, तो ये फाई एंगल कितनी बैठेगी फिर, फाई इज एंगल बिटवीन E एंड I, जीरो और I के बीच में जो एंगल है वो फाई एंगल होती है, फाई एंगल जीरो बैठेगी ना। ठीक है, डायग्राम देखो आपको समझ में आ जाएगा, फाई इज एंगल बिटवीन EMF एंड द करंट ना, E और I के बीच की एंगल है, फेज एंगल बोलते हैं, 0 डिग्री हो जाएगी। इसको देखो दूसरे तरीके से भी मैं समझा सकता हूँ, किसको याद है हमने लास्ट टाइम cos फाई की एक फॉर्मूला बनाई थी, R बाय Z ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाई थी, चेक कर सकते हो।
cos phi is given by r by z, और एक और फॉर्मूला मैंने बनाई थी, tan of phi इक्वल टू xl माइनस xc by r। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि इनको थोड़ा ध्यान से लिख के रखो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप देख लो, आपके नोटबुक में मिल जाएंगी। तो एक बात बताओ, ड्यूरिंग रेजोनेंस z किसके इक्वल होता है, याद है किसी को? ड्यूरिंग रेजोनेंस z मिनिमम हो जाता है, कितना हो जाता है मिनिमम होके? 0 अरे R हो भाई अभी तो 10 मिनट पहले तो कराया था। ये देखो R हो जाता है। ये हाँ ये लो, जिनका मतलब दिमाग काम नहीं करता वो देख लो इधर, ये देखो, हाँ ठीक है। z किसके इक्वल हो गया? r के ना, ठीक है। समझ में ध्यान दो ना, याद होना चाहिए, z मिनिमम हो जाता है, अभी तो बताया था, ठीक है। किसके इक्वल है? r के ना, ठीक है। तो एक बात बताओ, ड्यूरिंग रेजोनेंस z एंड r आर इक्वल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, cos phi कितना आएगा? 1 ना। cos phi को मैंने बोला था पावर फैक्टर बोलते हैं, यू कॉल इट एज अ पावर फैक्टर। कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो बताओ cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है ना, फाई एंगल कितना होगा? डेफिनेटली 0। हाँ, इधर से भी प्रूफ होता है, देखो। अच्छा, दूसरे तरीके से प्रूफ करके दिखाता हूँ। एक बार ये देखो, ये xl माइनस xc है। ड्यूरिंग रेजोनेंस थोड़ा सोच के आंसर दो, ड्यूरिंग रेजोनेंस xl माइनस xc कितना होगा? किसके इक्वल होगा? 0। बिकॉज ड्यूरिंग रेजोनेंस xl इज इक्वल टू xc ना, तो xl माइनस c 0 होता है, इधर पुट करो 0, आपका tan ऑफ फाई एंगल 0 आ जाएगा ना, और tan ऑफ 0 डिग्री 0 होता है ना, मतलब फाई एंगल कितना हुआ? 0 हुआ। देखो 3 तरीके से मैंने प्रूफ करके दिया, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज टू प्रूव दिस थिंग। तो ड्यूरिंग रेजोनेंस फाई एंगल 0 आ रहा है, देखिए फेजर डायग्राम पे वापस आ जाओ। अगर ये फाई एंगल 0 है तो इसका मतलब ई और आई में से कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? फिर अगर फाई एंगल 0 है तो सर इक्वल है। मतलब दोनों सेम फेज में, ऐसा बोलना चाहिए। ई एंड आई के बीच में 0 एंगल है ना, तो मैं बोलूंगा ई एंड आई बोथ आर इन सेम फेज ना, इन द फेज डायग्राम। यस। सो ड्यूरिंग रेजोनेंस ई और आई क्या हो जाते हैं? सेम फेज में। इवन तो ये एलसीआर सर्किट है, इसमें इंडक्टर कैपेसिटर भी लगा हुआ है, फिर भी इसमें ई और आई सेम फेज में हो जाते हैं, बराबर। एक बात बताओ, सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर, जिसमें खाली रेजिस्टर होता है, उसमें भी ई और आई सेम फेज में होते हैं क्या? इफ ओनली रेजिस्टर इज देयर। अपने लास्ट टाइम वो नहीं, कितनी बार मैंने वो बताया, वो इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड करता है, आई वर्ड याद करो। इन केस ऑफ इंडक्टर ईएमएफ लीड करता है। तो इन केस ऑफ रेजिस्टर क्या होता है? ओनली रेजिस्टर, ई एंड आई बोथ आर इन सेम फेज। यहाँ पर भी देखो ई और आई बोथ आर इन सेम फेज। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये है तो एलसीआर सर्किट, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग एलसीआर, बट ड्यूरिंग रेजोनेंस ये किसकी तरह बिहेव करता है कि ई और आई सेम फेज में है? प्योर रेजिस्टेंस। इट्स लाइक अ प्योर रेजिस्टर ना, ठीक है, मतलब रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है, इट्स लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। क्लियर? ये सब पॉइंट्स आपको नोट करने तो कर लो। फाई एंगल देखो 0 मैंने 3 तरीके से प्रूव किया, मतलब तीनों मत लिखो, ये वाले नहीं लिखो चलेगा, ठीक है। सेकंड मेथड तो लिख दो, ये cos phi वाला, ठीक है। इसमें आपको एक चीज और पता चली, ड्यूरिंग रेजोनेंस पावर फैक्टर बिकम 1, ठीक है। cos phi को पावर फैक्टर बोलते हैं ना, इट बिकम 1। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, दिस ऑल थिंग्स नोट कर लो अपने नोटबुक में। Okay, done with it. यस। So during resonance ये सब चीजें होती है, okay, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट। रेजोनेंस में now I'm going to very important point in the resonance, ध्यान से देखो। एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करने वाले हैं, we are going to plot one graph, ठीक है। ये ग्राफ रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है, जब भी रेजोनेंस होता है ये ग्राफ उसमें बनाया जा सकता है। इट इज मेनली लाइक अ रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। ग्राफ बनाया मतलब रेजोनेंस है।
देखो इस ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, here we'll plot the current running in the LCR circuit. या मैंने करंट प्लॉट किया रनिंग इन द LCR सर्किट, और x एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट AC साइकिल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट AC साइकिल्स f, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में अगर आप ये ओरिजिन के नजदीक हो ना, सपोज यू आर नियर द ओरिजिन, मतलब ये हो गया लो फ्रीक्वेंसीज वाला रीजन, ठीक है, ठीक है। फिर अगर आप ओरिजिन से काफी आगे चले गए, ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसीज वाला रीजन, ठीक है। थोड़ा याद करने की कोशिश करो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लो फ्रीक्वेंसी जब होती है ना, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC साइकिल इज वेरी लो, तो उस टाइम पे XL और XC इक्वल नहीं थे। याद करो XL वाज लो और XC थोड़ा हाई था, हाई था। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। यस। तो ये कब था, लो फ्रीक्वेंसीज पे, ठीक है। ड्यूरिंग लो फ्रीक्वेंसीज आपका ये था XL वाज लो एंड XC वाज वेरी हाई, दे वर नॉट इक्वल। फिर ऐसा ऐसा काम करो, हम लोग लो फ्रीक्वेंसीज पे ना, तो जब मैंने ऐसा ऐसा फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, इंक्रीज करते करते मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आ गया, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हम लोग ये फ्रीक्वेंसी पे आ गए FR। FR एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी पे जब आए ना, किस पे, FR पे, तो सपोज XL एंड XC बिकेम इक्वल, और आपको मालूम है जब XL XC इक्वल हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं ना। और ड्यूरिंग रेजोनेंस करंट क्या हो जाता है, करंट बिकम मिनिमम और मैक्सिमम, कुछ याद है, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम हो जाता है, इम्पीडेंस बिकम मिनिमम, याद है। तो यस। हाँ, तो अगर मैं उसके हिसाब से ग्राफ बनाऊं ना, तो देखो ये y एक्सिस पे तो तुमने करंट प्लॉट किया है, तो लो फ्रीक्वेंसीज पे करंट कम रहेगा, लेकिन जब रेजोनेंस ऑकर होगा ना, रेजोनेंस के टाइम पे करंट बिकम मैक्सिमम, और अपना रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम हो गया, उसके बाद फिर और हाई फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे तो करंट मैक्सिमम नहीं रहेगा, फिर से नीचे गिर जाएगा, लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, राइट। ठीक है, ये देखो इसमें ये जो ग्राफ की पीक पॉइंट है ना, लुक एट द पीक ऑफ दिस ग्राफ, पीक क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेजोनेंस। पीक रिप्रेजेंट कर रही है रेजोनेंस ना। हाँ, ये देखो, तो देखो रेजोनेंस के टाइम पे देखो करंट हैज बिकम मैक्सिमम, ठीक है। ये मैंने y एक्सिस मैंने क्या प्लॉट किया बता देता हूँ, मैंने RMS करंट ही प्लॉट किया, ऐसा मत सोचना ये जो मैक्सिमम लिखा है मैंने करंट मैक्सिमम मतलब वो पीक वैल्यू है, RMS करंट ही प्लॉट किया, लेकिन वो RMS करंट भी सबसे ज्यादा हो जाता है ड्यूरिंग द रेजोनेंस, हम लोग RMS करंट ही प्लॉट किया है सपोज, सो ड्यूरिंग रेजोनेंस RMS करंट बिकम मैक्सिमम, करंट बढ़ जाता है, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, सपोज एट द फ्रीक्वेंसी FR, इस FR को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे FR दिख रही है, FR स्टैंड्स फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिनको याद है इसकी फॉर्मूला ये थी क्या, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC आया था शायद, ठीक है। यस। हाँ, तो ये फ्रीक्वेंसी पे करंट हैज बिकम मैक्सिमम। इससे पहले देखो लो फ्रीक्वेंसीज पे क्या है, XL इज लो XC इज हाई, ठीक है। और अगर आप हाई फ्रीक्वेंसीज पे जाओगे ना, ये देखो ये वाला हाई फ्रीक्वेंसीज पे जाओगे, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो XL बढ़ता है, अब इसमें XL विल बिकम हायर देन XC, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ बता रहा है कि फ्रीक्वेंसीज को चेंज करने पे सर्किट में कैसे कैसे चेंजेस आती है, इट इज शोन बाय दिस ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में इस ग्राफ की शेप देखो कुछ ऐसी है ना, शेप लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, इट्स लाइक अ माउंटेन शेप। इसमें एक बात है, रेजिस्टेंस तो सर्किट में है, ये सर्किट हैज रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको याद होगा Z इक्वल्स टू R हो गया था ना, Z बिकम मिनिमम एंड इट बिकम R, ठीक है। अगर मैं ऐसे अज्यूम करूं कि रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है, इट्स लाइक आइडियल सर्किट हैविंग नो रेजिस्टेंस नो लॉसेस, अगर ऐसे मान लो कि रेजिस्टेंस 0 है, ओके सपोज, सो कैन आई से ड्यूरिंग रेजोनेंस Z विल बिकम 0 ना, अगर रेजिस्टेंस 0 ले ले तो क्या होगा, ड्यूरिंग रेजोनेंस Z कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इम्पीडेंस 0 हो गया, सर्किट की ऑपोजिशन 0 हो गई, नो ऑपोजिशन इन द सर्किट, Z इज 0, एनी आइडिया व्हाट विल हैपन टू करंट, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम की कुछ और हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अभी भी तो मैक्सिमम है, तो बस यही रहेगा ना, सेम ग्राफ, कुछ चेंज नहीं होगा ना तुम्हारे हिसाब से। यस। एक बात बताओ, आपको ओम्स लॉ आता है ना, ठीक है, ओम्स लॉ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R इज इक्वल टू I, लिख सकते हैं ना, यस। अपने माइंड में रखो वो, हाँ, इसमें R 0 डालो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना Z 0 हो गया है, मतलब रेजिस्टेंस 0 हो गया है, डालो V बाय R में R 0 डालो, कितना आएगा करंट, V आएगा। हे भगवान, ठीक है, ठीक है, ये देखो
ये ओम्स लॉ ऐसे लिखा जा सकता है क्या? करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय वोल्टेज अप्लाइड अपॉन रेजिस्टर V इक्वल IR I इक्वल, हाँ इसमें मैं बोल रहा हूँ R को अगर 0 पुट करूँ, डिनोमिनेटर में 0 डाला तो I कितना आएगा? V डिवाइड बाय 0 कितना होगा? infinity. अभी दिमाग चल रहा है। इन्फिनिटी होगा ना, मतलब करंट मैक्सिमम नहीं हो जाएगा, मैक्सिमम में भी बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा ना, मतलब एक्सट्रीमली हैवी करंट विल फ्लो ना। ये कब होगा? जब क्या लेंगे? रेजिस्टेंस कितना लेंगे सर्किट का? 0। ठीक है, देखो सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता नहीं है, बट अगर ऐसे मान ले थॉट्स में कि सपोज सर्किट का रेजिस्टेंस 0 है, तो ड्यूरिंग रेजोनेंस करंट कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो पता है ग्राफ कैसे देखेगा? ग्राफ ऐसे देखेगा, देखो ये ऐसे फिर ऐसे, दैट्स इट। इसकी देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग ग्राफ को दिखाएंगे नहीं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये करंट तो इन्फिनिटी पे चला गया ना, ये देखो ऐसे, ठीक है, तो नहीं दिखाएंगे। तो शेप कैसा बनेगा ग्राफ का? ऐसा, ठीक है। ये कब होगा? जब रेजिस्टेंस कितना लेंगे सर्किट का? 0। ठीक है, ये ग्राफ दिख रहा है जो मैंने साइड में बनाया, ठीक है। इट इज अ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल फॉर रेजोनेंस। ठीक है, देखो रेजोनेंस खाली यहाँ पे नहीं होता है, एलसीआर में नहीं होता है। रेजोनेंस एक ऐसी फिनोमेना है जो बहुत अलग अलग फिजिक्स के टॉपिक्स में आती है। आपने वेव्स चैप्टर में भी रेजोनेंस पढ़ा होगा, वेव्स चैप्टर में भी रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, सोनोमीटर वगैरह, वेव्स करके एक चैप्टर था क्लास 11th में या 12th में, आई डोंट नो। वेव्स में भी रेजोनेंस होता है, ठीक है। आप पढ़ा है कि नहीं आपके ऊपर है, वो याद है कि नहीं, बट टीचर ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। रेजोनेंस वेव्स में भी होता है और उसमें भी ऐसा ही ग्राफ बनता है। इट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ग्राफ फॉर द रेजोनेंस। ठीक है, जब भी रेजोनेंस दिखाना होता है ना, ये ग्राफ से दिखाते हैं, ऐसा जो मैंने वो साइड में ड्रॉ किया है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है ना तो एक बता दो, रेजोनेंस का कोचिंग क्लासेस भी है जिसका नाम है रेजोनेंस, ऑल ओवर इंडिया है वो प्रेजेंट, रेजोनेंस कोचिंग क्लासेस। अगर आप नेट पे खाली टाइप करोगे ना रेजोनेंस क्लासेस, तो उस रेजोनेंस क्लासेस का लोगो आ जाएगा, वो भी यही है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड सिंबल है यूज फॉर रेजोनेंस। ठीक है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको थोड़ा बहुत मतलब लग रहा है फिजिक्स में आगे बढ़ना है, इंटरेस्ट है, पढ़ना है फिजिक्स, तो उनके लिए है। ठीक है, आप 12th कभी स्टैंडर्ड फिनिश करने पे आ रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए रेजोनेंस की सिंबल क्या रहती है। ठीक है, तो रेजोनेंस का ग्राफ ये रहता है। ठीक है, एंड एक्सएल एंड एक्ससी आर इक्वल, करंट बिकम मैक्सिमम, इंपेडेंस बिकम मिनिमम। ये ग्राफ ड्रॉ कर लो प्लीज, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस ग्राफ। drawn. प्रणीता डी, माइक ऑन कीजिए। प्रणीता डी, आपका माइक है, कैमरा नहीं है, ये कैसे दिख रहा है मेरे को? प्रणीता डी, माइक ऑन करो। ठीक है, पूनम सरोज, माइक ऑन कीजिए। पूनम सरोज, ओपन योर माइक। पूनम सरोज। ठीक है, ये प्रवीण तिवारी, माइक ऑन करो। प्रवीण तिवारी। Yes sir. हाँ, ये रेजोनेंस पूरा अटेंड किया, समझ में आया जो बताया अभी तक? Yes sir. ठीक है, तो ड्यूरिंग रेजोनेंस क्या हो जाता है? इम्पीडेंस बिकम मैक्सिमम और मिनिमम इम्पीडेंस। बोलो, इम्पीडेंस को क्या होता है? इम्पीडेंस बिकम मैक्सिमम की मिनिमम? जो रेजिस्टेंस होती है सर्किट की, इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस, वो मैक्सिमम हो जाती है कि मिनिमम हो जाती है ड्यूरिंग रेजोनेंस? अभी यस सर नहीं आ रहा है आपका? प्रवीण तिवारी क्या हो गया? Yes sir. हाँ, यस सर नहीं बोलो, मुझे आंसर दो। ड्यूरिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस चल रहा है ना, रेजोनेंस के टाइम पे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, जेड बोलते हैं, जेड उसको, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है कि मिनिमम हो जाता है? Maximum. हाँ,
अरे यार क्या लोग है। एक तो देखो आपका आंसर भी रॉन्ग हो था जाता है सर। लो, यस सर, लो। एक तो एक तो इसका आंसर रॉन्ग था, पीछे कुछ गाने वाने चल रहे हैं, पता नहीं क्या है आपका। ठीक है, आप लोगों को बाद में पता है आफ्टर फ्यू इयर्स आप रियलाइज करेंगे आपने कितना लॉस कर दिया। मैं 2 मिनट खाली स्टूडेंट एक बात बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे 5 मिनट कंटिन्यू करूंगा, डोंट वरी। मैं एक चीज बता देता हूँ, या तो नेक्स्ट टाइम में बाकी थियरी करूंगा। एक चीज बता देता हूँ, आप जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं ऐसे, अभी देखो पीछे गाने चल रहे थे उसके, और मैं बोला जेड मिनिमम होता है कि मैक्सिमम बोल रहा है, मैक्सिमम हो जाता है, मतलब यू आर नॉट पेइंग अटेंशन बेसिकली, शॉर्ट में वही बोलूं, ध्यान नहीं है। ठीक है, आपको भी यही लग रहा होगा अभी पढ़ने की उम्र थोड़ी है, बाद में अभी तो एंजॉय करना है, टाइम पास करना है। ठीक है ना, अभी कोरोना आएगी, देखो कर लो जो करना है करो। ठीक है, कोरोना भी लॉन्ग लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा, आपको मालूम है 2-3 साल बाद तो खत्म हो ही जाएगी और सब नॉर्मल हो ही जाएगा। ठीक है, बाद में एक ही चीज काम आएगी, नॉलेज। ठीक है, और जिनके पास नॉलेज नहीं होता है ना, बता देता हूँ, जिनके पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होता है, आपको आपका टॉपिक ही नहीं आ रहा है, आप इंजीनियरिंग करो तो इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए, मेडिकल करो तो मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए, प्योर साइंस जा रहे हो तो प्योर साइंस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज तो होना चाहिए जिस भी आप फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड का। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट नहीं ध्यान दे रहा है ना, मैं उनको खाली एक ही बात बोलूंगा। ठीक है, आपको जो सब्जेक्ट पसंद है, जिसमें लग रहा है कि ये मुझे चीज नॉलेज में अच्छा लगता है पढ़ने में, उसी में चले जाओ अभी भी, आफ्टर कंप्लीटिंग 12th, बट बेटर रहेगा। 2-4 साल बाद पता है क्या होगा, आप खुद देखेंगे कि आप जिस फील्ड में हो, ओके, आप खुद देखोगे कि जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड में अगर आपको नॉलेज नहीं है, यू नॉट हैविंग एनी, इंजीनियरिंग के 4 साल पूरे कर ले लेकिन इंजीनियरिंग अच्छे से आता ही नहीं है, तब बाद में रियलाइज करेंगे कि आपकी जो वैल्यू है ना, आपकी वैल्यू वो जीरो हो जाएगी। ये वैल्यू विल बी जीरो इन द मार्केट। 0 रुपीज का कॉइन चलता नहीं है ना मार्केट में। ठीक है, 1 रुपए का भी नहीं चलता है, आपकी वैल्यू 1 रुपया हो जाएगी फिर वहां पे मार्केट में, और फिर वही करोगे जो बाकी 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई ये क्लरिकल जॉब या कोई एकदम फालतू इंजीनियरिंग जॉब, यहाँ वहाँ ट्रैवलिंग फील्ड का काम मिलेगा, बैग उठा के यहाँ वहाँ घूमो, वो काम जो आप काम नहीं करना चाहेंगे वो भी करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी वैल्यू नहीं है, यू हैव अ जीरो वैल्यू। तो जिनको मस्ती चढ़ी हुई ना कि यार क्या ये रेजोनेंस पढ़ेंगे हम लोग, नहीं पढ़ना है, एसी सर्किट कौन पढ़ेगा, जाने दो, मस्ती कर रहे हैं, माइक ऑन ऑफ कर रहे हैं, बीच में भाग जा रहे हैं, करो करो, ये 2-4 साल और कर सकते हो, जब तक पेरेंट्स हैं ऊपर आपके, कर सकते हो। 2-4 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में जाओ ना, इन एवरी फील्ड देयर इज अ स्कोप, हर फील्ड में स्कोप होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन हर फील्ड में खाली उसी आदमी के लिए स्कोप होता है, उसी आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है जिसकी कुछ वैल्यू है, जिसको कुछ नॉलेज है। ठीक है, विदाउट नॉलेज आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, वेट फॉर फ्यू इयर्स यू विल रियलाइज देन। ठीक है, सर नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछिए क्वेश्चन, हम बताते हैं। हाँ नहीं नहीं, आप प्रवीण तिवारी, मैं आपको पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, आप भी हैं उसमें से एक नहीं ही नहीं आप। सर, सर एक्चुअली थोड़ा इशू चल रहा था इसीलिए पीछे आवाज चल नेटवर्क रहा आ है कि गया। नहीं, गाने वाने चल रहे थे कि नहीं पीछे? हाँ हाँ सर। हाँ तो गाने चल रहे हुए मैं तो लेक्चर अटेंड नहीं करूंगा कभी। कभी देखा है कि हम लोग क्लासरूम में पढ़ाने के टाइम पे स्पीकर ऑन कर दिया क्लासरूम में गाने का? तो जब हम ऐसा नहीं कर पाते, आप कैसे कर रहे हो घर पे ये सब? ठीक है, योर विश। तो मैं आपको नहीं बोला पर्टिकुलरली, 15-16 बच्चे हैं जो अभी पहले थे, मैंने जैसे पूछना चालू किया निकल गए, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, डोंट वरी, नॉट ओनली यू, अदर्स ऑल्सो। ठीक है, स्टूडेंट ग्राफ आप बना लो आज प्लीज। ठीक है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट 1 मिनट आई विल टेक। ठीक है, रेजोनेंस की मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ एक। ठीक है, ये रेजोनेंस आपने अभी समझ लिया क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन में आज खाली नेम बता देता हूँ इसका, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन दैट। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, एक बात बताओ, जो आपका रेडियो सेट रहता है, रेडियो में आप एफएम चैनल सेलेक्ट करते हो, या टीवी होता है, टीवी में भी आप चैनल्स को सिलेक्ट करते हो ना, जब चैनल आप सिलेक्ट करते हो ना, स्टार स्पोर्ट्स चलाना है, जी सिनेमा चलाना है, आज तक चलाना है, ऐसे चैनल सिलेक्ट करते हो ना, उसको टीवी ट्यूनिंग कहते हैं, ट्यूनिंग, साइंटिफिक लैंग्वेज में यू आर ट्यूनिंग द टीवी। ठीक है, तो टीवी की ट्यूनिंग होती है, मतलब हम लोग चैनल सेलेक्ट करते हैं, रेडियो की भी ट्यूनिंग होती है, रेडियो स्टेशन आप सेलेक्ट करते हो। रेजोनेंस इज यूज्ड इन द रेडियो एंड टीवी ट्यूनिंग। रेजोनेंस का एप्लीकेशन ये है कि टीवी और रेडियो की जो ट्यूनिंग होती है उसके लिए काम आता है रेजोनेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से ही, बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस फिनोमेना ही आप एक पर्टिकुलर चैनल टीवी पे देख पाते हो। अगर रेजोनेंस फिनोमेना नहीं होती ना, लेट्स से हम लोग रेजोनेंस का नॉलेज नहीं होता, तो आपके टीवी पे एक चैनल आता ही नहीं या तो सबके सब चैनल आ जाते हैं या तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो आपको मालूम है जब केबल कनेक्शन करते हैं बहुत सारे चैनल्स आपके टीवी में आते हैं,
लेकिन टीवी पे एक ही दिखता है ना स्क्रीन पे, आप सेलेक्ट करते हो चैनल को, तो वो सिलेक्शन किससे होता है, रेजोनेंस से होता है, ठीक है। आज खाली ये नेम मेंशन करो, टुडे टाइम इज नॉट देयर, आपका टेस्ट है आई थिंक, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये एप्लीकेशन बता दूंगा डिटेल में, एंड देन विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स आल्सो बेस्ड ऑन रेजोनेंस, ठीक है। 1 या 2 लेक्चर और लगेगा तो फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है। आज यही तक नोट कर लो, ओके, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं इसको, ठीक है। टेस्ट है ना आई थिंक अभी 11:30 11:45 कुछ टेस्ट है शायद, Yes. ओके, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास देन, ओके। चलो ये नोट करो लेकिन जो लिखा है स्क्रीन पे, ओके ओके क्लियर, ठीक, तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास देन, चलो।